नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं आज की 3 बड़ी खबरों की। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल यूपी में अब कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी। साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात भी कही गई है। सीएम ने इस आदेश को जारी करते हुए अफसरों को ये निर्देश भी दिए हैं कि धार्मिक जुलूस की अनुमति उन्हीं आयोजनों को दी जाए जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को अभी अनावश्यक रूप से अनुमति न दी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट पर इस आदेश की एक कॉपी भी जारी की गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में रामनवमी से लेकर नवरात्र तक अलग अलग राज्यों में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम में हिंसा के मामले सामने आए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन राज्य सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है। वहीं बात करते हैं दूसरी खबर की। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ने लगा है। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के कई छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना के बढ़ते मामले देख स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी में लगभग कोरोना के मामले देख छात्रों में खौफ का माहौल है। वहीं प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 115 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 695 पहुंच गई है। वहीं बात करते हैं तीसरी खबर की। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच एक्टिव हो गई है। अभी तक इस मामले में 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें जांच में जुटी हैं। जहांगीरपुरी में जहां हिंसा हुई थी वहां और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से करीब 200 वीडियो जुटाए गए हैं। इन्हीं के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सोमवार को जुलूस के आयोजकों पर भी मामला दर्ज किया है। जुलूस के दौरान ही हिंसा फैली थी। उधर जहांगीरपुरी में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही ड्रोन से गलियों में नजर रखी जा रही है। उधर राजनीतिक आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और आपको बता दें, पहली खबर जो सरकार का फैसला आया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है उसको लेकर है और इसी पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले, और जिस तरीके का भी आदेश दे दिया गया है कि अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यह आदेश पहले से ही है कि परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन अब जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर के हो हल्ला हो रहा है, अब उसको लेकर के भी गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है कि जो प्रांगण में ये हो रहा हो, चल रहा हो कार्यक्रम, उसके अंदर ही साउंड रहे। यानी कि जो 55 डेसिबल और 65 डेसिबल की बात की जा रही थी कि रात में 55 डेसिबल और दिन में 65 डेसिबल से ज्यादा आवाज ना हो। तो इस तरीके के आदेश कहीं ना कहीं इन चीजों में सुधार ला सकते हैं, जिस तरीके से ध्वनि प्रदूषण होता रहा है लगातार। निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण में भी सुधार लाएंगे और जो इस समय जो एक माहौल क्रिएट हुआ है विषम रूप से जी, उस पर भी अंकुश लगाएंगे। जहां तक आपने बात की है कि 65 डेसिबल और 55 डेसिबल की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जो दिशा निर्देश दिए, जो आदेश दिया, उसमें यह कहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब जिस परिसर में लाउड स्पीकर लगा है, चाहे वहां कोई भी धार्मिक अनुष्ठान चल रहा हो, उसकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, नंबर 1।
दूसरी चीज उन्होंने ये भी कह दिया है कि नए स्थान पर लाउड स्पीकर नहीं लगना चाहिए, कि आप कोई सार्वजनिक स्थान पर जाकर के किसी नए स्थान पर आप लाउड स्पीकर लगा दें, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हो रहा था ना कि अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के लोग आमने सामने थे कि हम भी बजाएंगे वो भी बजाएंगे, तो इस पर जो है जो रोक लगाने की कोशिश सरकार है। का जो सुशासन होता है जी, उस सुशासन का एक ये परिचायक है, उन्होंने पहले से ही इस पर ध्यान दिया और उस पर जो है अंकुश लगाने का काम किया है। ठीक है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोग आपस में कहीं ना कहीं आमने सामने आ रहे थे, दो वर्गों से, जिस तरह से अजान की बात की जा रही थी, लोग कह रहे थे उसी वक्त हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लोगों में खाई पैदा हो गई है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, इसको कैसे भरा जाएगा? क्योंकि खाई साफ तौर पे नजर आ रही है कि अगर आप उसी वक्त अजान करेंगे तो ठीक है, भले अजान 2 से 3 मिनट की होती हो, लेकिन वो कहते हैं हम लगातार वहां पर जो है सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कुछ जगह पे ये भी कह दिया गया कि अगर अजान होगी साहब तो हम वहां पर फिल्मी गाने तक बजाएंगे। देखिए जी, ये बात बिल्कुल सही है कि एक माहौल बना है, लेकिन जो 10 राज्यों में रामनवमी पर उपद्रव जो हुआ देखने को मिला है। हाँ, हाँ, तो उत्तर प्रदेश उससे पूरी तरीके से अछूता रहा और उत्तर प्रदेश में तू मैं तक नहीं हुई, जबकि यहाँ पर 800 से ज्यादा जुलूस निकले। जी, ठीक है। अब जब ये बातचीत आ रही तो अभी भी अपना प्रदेश इससे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का कोई न दबाव दिखता है, न तनाव दिखता है, न कुछ दिखता है, लेकिन अराजक तत्व है, अवांछित तत्व है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए। तो आपने जैसा कहा कि ये जो माहौल बिगड़ रहा है, तो इस पर कैसे क्या हो सकता है, कैसे ये खाई दूरी हो। तो ये देखिए, खाई दूरी होने के 2 ही कारण हैं। एक तो आप इतना सौहार्द का वातावरण बना दें, सद्भाव का वातावरण बना दें, एक तो ये रास्ता है, और विश्वास पैदा करें। जो भी वर्ग में भय का वातावरण है, विश्वास पैदा करें। और नहीं तो अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि इसमें सद्भाव जो बिगड़ने की बात नहीं हो रही है, कुछ अराजक तत्व हैं, अवांछनीय तत्व हैं, जो इस तरीके का माहौल बिगाड़ रहे हैं और खाई पैदा कर रहे हैं, तो फिर उन पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। चाहे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चले और चाहे लगड़ा ऑपरेशन चले, सख्ती भी होनी चाहिए। तो इसलिए जो खाई पाटने की बात है, अभी उत्तर प्रदेश में कहीं खाई वाई दिखाई नहीं दे रही है, ये एक अच्छी बात है। हम लोग ठीक है, जब दूसरी जगह पर कुछ होता है तो उसका असर भी पड़ता है, उसकी आंच भी आती है। उसी की सतर्कता के लिए योगी सरकार ने अपने नए नियम, नए फैसले दिए हैं। सुशासन का आपने जिक्र किया, यहाँ पर कानून का इकबाल हो इस तरीके की व्यवस्था की गई है, ठीक है, लेकिन आप मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैसला अपने आप में और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की सरकार की कि एक भी दंगा उनके 2017 से 2022 तक नहीं हुआ, और 2022 में जिस तरीके से अभी नवरात्र से लेकर के हनुमान जयंती पर जिस तरीके से 10 राज्यों का आप जिक्र कर रहे थे, दिल्ली में किस तरीके से हिंसा हुई, मध्य प्रदेश में किस तरीके से हिंसा हुई, राजस्थान के करौली में किस तरीके से हिंसा हुई, लेकिन यहां पर छिटपुट घटना तक नहीं हुई। इसे मानते हैं कि ये बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की? देखिए, राजनीतिक दृश्य से इस पर विवाद है जी, निश्चित रूप से। अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स हैं, सरकारी रिपोर्ट, उनमें कहीं ना कहीं इंगित किया जा रहा, जिसको लेकर के हमारे जो राजनीतिक दल के लोग तूल दे रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के योगी सरकार की ये सफलता का परिचायक है कि सब कुछ अमन चैन के साथ चल रहा है। ठीक है, छुटपुट घटनाएं हुई होंगी और सांप्रदायिक बहसा बहसी भी हुई होगी, घटनाएं भी हो, लेकिन अगर उन पर अंकुश पा लिया गया है, तत्काल अमन चैन कायम हो गया है, तो फिर ये सरकार की सफलता का, प्रशासन की सजगता का परिचायक ही माना जाएगा। तो इसलिए
जो प्रयास योगी सरकार कर रही है वो अपने अनूठे, इसीलिए ये दिखाई देता है कि चाहे 17 से लेकर के 22 तक का मामला हो, चाहे 22 में अब शुरू होने वाले मामले हो, उसमें कहीं ना कहीं अमन चैन ही है और सांप्रदायिक सद्भाव है। आपने अभी राजनीतिक दृष्टिकोण की बात की डॉक्टर रमेश। जिस तरीके से राजनीतिक दल तो ये कह रहे हैं कि ये सुशासन की बात योगी सरकार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमेशा जिक्र कर रही है अपने बयानों में, उनके नेता, उनके प्रवक्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, वो गलत है। बुलडोजर से आप डर जरूर पैदा कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं उबाल है। तो बुलडोजर का ये डर माना जाए जिसकी वजह से सुशासन है, या फिर ऑपरेशन लंगड़ा की बात कर ली जाए जिसका जिक्र आप कर रहे थे, ऑपरेशन हाफ, उसकी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। अपराधी अपनी अपनी जमानत कटा करके थाने और न्यायालय में जाकर के वो सरेंडर कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से जो बुलडोजर और जो ऑपरेशन लंगड़ा है, ये विवाद के बिंदु हो सकते हैं जी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मायावती ने कहा कि हम लोग न्यायपालिका की अनदेखी कर रहे हैं, कानून के राज का मजाक उड़ाया जा रहा है, सब कुछ कह रहे हैं। हाँ। लेकिन इसका असर तो है ही है। और बुलडोजर कहाँ चल रहा है? बुलडोजर तो वही चल रहा है जहां पर अवैध कार्य हुए हैं। बुलडोजर वहां चल रहा है जहां पर बिना नक्शे के आपने निर्माण कर लिया। बुलडोजर वहां चल रहा है जहां पर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है। जब बुलडोजर वहां चल रहा है जहां पर आप अपनी अकूत संपत्ति जो है, जो आपने विभिन्न आयामों से और विभिन्न ढंगों से पैदा की है, उसको आपने बना दिया, उस पर बुलडोजर चल रहा है। तो इसमें आम जन को, कोई नागरिक भी हो, आम जन हो, नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस पर इसका असर नहीं पड़ता, बल्कि वो तो यही कहता है कि भाई ठीक है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और ये कोई अवैधानिक कार्रवाई भी नहीं है, लेकिन ठीक है, कभी तक नहीं चला या नहीं उस प्रकार के प्रयास हुए, अनदेखी कर दी गई। ये सरकार जीरो टॉलरेंस पे इसको अपना रही है। ठीक है। एक चीज और मैं जिक्र करना चाहूंगा। प्रश्न ये है मेरा डॉक्टर रमेश कि यहाँ का जो जिस तरीके का फॉर्मूला है, यहाँ की जो कार्यशैली की जो पद्धति है, उसे अब मामा यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो भी अपनाते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से वहां पर रामनवमी में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, घटना हुई, हिंसा हुई, उसके बाद कई मकान तोड़ दिए गए, कई दुकानें गिरा दी गई, जिसपे भी विपक्ष लगातार अब निशाना साध रहा है। तो क्या ये एक नजीर पेश होगी उत्तर प्रदेश की? जिस तरीके से एक आदेश आज जारी हुआ है लाउड स्पीकर को लेकर के, ये और भी राज्य इसको अपना सकते हैं? अपनाना चाहिए, और हमारे राज्य की अपनी एक परिस्थितियां, उन पर हम पालन कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने बुलडोजर को अपनाया और वो बराबर कह रही है, तो अब वो मानती है कि ये एक अच्छी चीज है और इससे हम भय पैदा कर सकते हैं, तो अपना रहे हैं। जिस तरीके का आदेश दिए हैं कि लाउड स्पीकर तो बजाइए, लेकिन आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर इस तरीके के आदेश होते हैं तो निश्चित रूप से चाहे दूसरे राज्य हो या कोई हो, उसको तो अपनाएगा और इसकी नजीर भी बनेगी। कुल मिलाकर के नजीर बन सकती है और कई राज्य जो है इसको अपना सकते हैं। अब देखना ही होगा कि आखिरकार क्या मामा इस चीज को, यानी कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसको अपनाते हैं, ये बड़ा सवाल है। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रमेश। तो हम जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से आदेश जारी कर दिया है यूपी की योगी सरकार ने, और उसी के साथ आपको बता दें इस वक्त कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 115 नए मामले आए हैं कोरोना के 24 घंटे में। ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देने वाली बात है। और जिस तरीके से लगभग 695 जो केसेस हैं वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देने वाली बात है। और ऐसे में लोगों को एक बार फिर से सजग रहने की जरूरत है, कोरोना गाइडलाइन को पालन करने की जरूरत है। इसी पर चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ आनंद सिंह चौहान जुड़ रहे हैं। आनंद, जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में छात्र जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, कितनी बड़ी चिंता यूनिवर्सिटी के मद्देनजर? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोग बढ़ रहे थे, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त है और कई आदेश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए कि सभी
जो प्रमुख जगहें हैं उन पर पूरी तरह से सख्ती बरती जाए और मास्क को लेकर के मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। उसी को लेकर के आज लाल मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय कॉलेज में लगभग 10 पेशेंट निकले हैं और स्टाफ सहित लगभग 17 लोग निकले हैं, जिससे पूरे राम मनोहर लोहिया कॉलेज में हर एकदम अफरा तफरी का माहौल है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर सूत्रों की माने तो कि वहाँ के जो पेपर दे रहे थे बच्चे, उन्होंने पेपर भी छोड़ा है, पर कहीं ना कहीं इस मामले पर पूछने पर स्टाफ बताने से कहीं मुकर रहा है कि पेपर छूटा है, ऐसा कुछ। पर कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त है। आज लखनऊ जिलाधिकारी भी कई बैठक कर चुके हैं और पूरी तरह सख्त है, क्योंकि जहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जो प्रमुख जगह है जैसे एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया और जो टूल टैक्स हो गए, जो प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश में जो आने वाले मार्ग हैं उन पर पूरी तरह से चेकिंग की व्यवस्था लगाई गई। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए टीम भी लगाई गई है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 115 केस नए मिले हैं, जिसमें से और बताया कि 665 ऐसा केस लगभग कुल संख्या इनकी हो चुकी है, जिसको लेकर के पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है और इनको मामले को लेकर। और लॉ कॉलेज जो आज निकले हैं 10 पेशेंट और लगभग 7 पेशेंट जो निकले हैं स्टाफ के, वो पूरी तरह से उनको टेस्ट करने के बाद और भी वहाँ पे टेस्ट चल रहे हैं कि और ना हो, जिसका पूरी तरह से उस कॉलेज में माहौल देखा जा सकता था कि अफरा तफरी का माहौल है और प्रशासन भी पूरी तरह से सख्ती से पेश आ रहा है। मास्क भी पूरी तरह से अनिवार्य, अगर मास्क नहीं लगाया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आनंद, जिस तरीके से अब मामले बढ़ रहे हैं, चौथी वेव इसे मान लिया जाए और ये मान लिया जाए कि अब आगे और नियम सख्त होते हुए नजर आएंगे, क्या रात का कर्फ्यू लग सकता है? ऐसे कुछ शासन और प्रशासन की तरफ से कुछ निकल करके आ रहा है? जी हाँ जी, बता दें कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं इस तरह से सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और जो आगे नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, कही जा रही है कि हो सकता है जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं नाइट कर्फ्यू भी लग सकता है, पर अभी ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। पर ये आदेश जरूर हुआ है कि प्रमुख सचिव के द्वारा कि पूरी तरह से मास्क अनिवार्य कर दिया जाए और स्कूलों में पूरी तरह से जो टेस्टिंग की व्यवस्था थी, मॉनिटरिंग की व्यवस्था थी, स्कूलों में मास्क लगाए। एयरपोर्ट में जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनकी पूरी आरटीपीसीआर जांच हो और यात्रियों से भी आग्रह किया जा रहा है बाहर से आने वालों को कि वो टेस्ट में सहूलियत बरते और स्टाफ सरकार की मदद करे, जिसको लेकर के पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। टूल टैक्स पर भी और ठीक है, सख्ती बढ़ती जा रही है आनंद सिंह, लेकिन खबर इस बीच ये भी मिल रही है कि यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने अपनी परीक्षा तक छोड़ दी है इन नए मामले जो निकल करके आए हैं कोरोना के। कितनी सच्चाई है इसमें और लगभग कितने छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी है? जी बता दें कि अभी जो निकल के आया है 10 से 15 छात्र जो इसमें कोरोना पॉजिटिव है टेस्ट होने के बाद। पर अगर स्टाफ से हमने बात करने की कोशिश की तो वहाँ का स्टाफ इस चीज से मुकरता नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो छात्र हैं वो परीक्षा छोड़े हैं, मगर कहीं न कहीं अगर सूत्रों की माने तो वहाँ के छात्रों ने डर की वजह से कई परीक्षाएं छोड़ी है और लगभग 100 से 150 छात्रों की सुनने में आ रहा है कि परीक्षा छोड़ी, मगर स्टाफ इस बात को पुष्टि करने से पूरी तरह से इंकार करता नजर आ रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के यूनिवर्सिटी जो है वो अब कहीं ना कहीं कोविड नियमावली जो है उसका पालन करते हुए नजर आ रही। वहां पर जांच की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ मास्क अब कर दिया गया है कि मास्क आपको लगाना ही लगाना है, बिना मास्क के आपका प्रवेश नहीं होगा। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार इस तरीके से जब चौथी वेव आई है, ये आनंद सिंह जो लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं इस बार जो ये वेव आई है चौथी, इसमें क्या कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं? क्या कोई अलग लक्षण देखने को मिल रहा है? क्या कोई गंभीर मामले सामने आ रहे हैं? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बता दें, गंभीर मामले में जैसे फीवर, तेज फीवर, सर में दर्द और हाथ पैरों में दर्द, ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि सिर में तेज बुखार आ जाना और एकदम से सर दर्द हो जाना, ऐसी चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। और पूरी यही सब मतलब बीमारियों का मेन कारण, हाथ पैरों में ऐंठन होना, अचानक से मतलब चलते कमजोरी आ जाना, वीकनेस, हद से ज्यादा वीकनेस हो जाना, इस तरह के मामले इसमें देखने को मिल रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें कि जो अभी सरकारी जो आदेश हुआ है उसमें प्रशासनिक अमले हैं, जो प्रशासनिक विभाग में काम कर रहे कर्मचारी, उनके लिए भी आदेश जारी किया, अगर कोई पॉजिटिव निकलता तो उसको 1 महीने की अवकाश भी दिया जाएगा और जो उनके टच में होंगे लोग उनको 21 दिन के लिए अवकाश, और उसके बाद जब 1 महीना पूरा होगा तो उनको मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है उसके बाद ही उनको नई ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के सरकार
पूरी तरीके से तैयार है, प्रशासन तैयार है कि किस तरीके से अगर मामले बढ़ते हैं तो क्या कुछ फैसला लेना है, ये आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। और अगर मामले नहीं बढ़ते हैं तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलता रहेगा। आनंद, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका शुक्रिया। अब हम बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जो दिल्ली हिंसा का जो मामला हुआ था जहांगीरपुरी में, उससे संबंधित। आपको बता दें 25 गिरफ्तारियां हुई थी इस मामले में। 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग जो थे वो घायल हो गए थे और 14 टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं, वो जांच कर रही हैं, वो वीडियो जो इस दौरान लिए गए हैं उनको संकलित कर रही और उसको देख रही है, उसमें आखिरकार कौन कौन लोग हैं, उपद्रवी कौन कौन है, उन सब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई सख्त हो रही है, ऐसी भी बात निकल करके सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार और कौन कौन इस मामले में गिरफ्तार किए जाएंगे और उनसे क्या कुछ पूछताछ होगी, क्या कोई संगठन इसमें शामिल था। ये प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल बम निकल करके आए थे, वाहनों को आग लगा दी गई थी, भीड़ पर पत्थरबाजी करने लगे थे लोग, ये सब प्री प्लानिंग थी या फिर ये अचानक हुई एक घटना थी, ये जांच का विषय है। और अगर ये प्लानिंग थी तो अपने आप में ये चौंकाने वाली बात होगी कि अगर ये प्लानिंग है तो फिर एलआईयू क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, क्योंकि पुलिस को इस रूट मैप की जानकारी थी कि आखिरकार कहां से होते हुए ये जुलूस निकलेगा। और ऐसे में अगर वहां पर हिंसा होती तो इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी जो है वो जिम्मेदार है, उनका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कुछ कर रहा था, उनका मुखबिर तंत्र क्या कर रहा था कि इतनी बड़ी घटना जब हो जाती है उसके बाद पुलिस को मालूम चलता है कि यहाँ पे पहले से ही प्री प्लानिंग कर रखी गई थी, ये इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश होगी। एलआईयू क्या कर रहा था, बड़ा सवाल ये उठता है। जो पुलिस का मुखबिर तंत्र है वो क्या कुछ कर रहा था, ये सवालों के घेरे में आ जाते हैं। और ऐसे में अब किन पर कार्रवाई होगी, कौन कौन से जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि 25 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, 14 टीमें हैं जो लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है और लोगों को गिरफ्तारियां हो रही हैं। 8 से 9 लोग घायल हुए थे, आपको बता दें 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए थे, आपको बता दें इस घटना में। और जब इस तरीके के मामले निकल करके आते हैं कि जब 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं तो सवाल हर बार एक ही उठता है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इस तरीके की आग को, चिंगारी को आग का रूप दे देते हैं और लगातार उस आग में घी डालने का काम करते हैं जिससे ये आग और विकराल रूप ले। लेकिन ये अच्छी बात रही कि प्रशासन मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंच करके पुलिस बल ने इस घटना को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है पुलिसकर्मियों ने। और ऐसे में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। जब पुलिस वाले घायल हो रहे हो तो समझ सकते हैं कि कौन सुरक्षित है और कौन असुरक्षित। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT।